सबसे पहले तो कोई मुझे इतिहास जो वर्ड है इसका मतलब बता सकता है? इतिहास शब्द का मतलब क्या होता है? लेकिन फिर भी अगर हम इसको थोड़ा सा और तोड़ने की कोशिश करें तो वर्ड बनता है इति प्लस आ प्लस आस, तीन हिस्सों में होता है। इति का मतलब होता है कि कुछ हुआ है, कुछ हुआ होना या कोई घटना होना, वो इति का मतलब होता है। और आस का मतलब होता है निश्चित रूप से, निश्चित रूप से, यानी कि इतिहास का मतलब होता है कि कुछ निश्चित रूप से घटित हुआ। इतिहास का असल में मतलब निकलता है कि कुछ है जो निश्चित रूप से घटित हुआ है या ऐसा निश्चित रूप से हुआ है। इसका अगर एक लाइन में आप समझें तो ऐसा निश्चित रूप से हुआ है। ऐसा निश्चित रूप से हुआ है, ये इसका असल में मतलब निकल के आता है। लेकिन जिस समय हम लोग इतिहास पढ़ रहे हैं, इतिहास में पढ़ने के लिए बहुत सारा मटेरियल होता है और सही मायने में बात करें इतिहास में कंसेप्ट कम है, फैक्ट ज़्यादा है। और इसलिए हमें आपको ना थोड़ा चीज़ें ऐसी होंगी जिनको रटना भी पड़ सकता है ना, लेकिन फिर भी कोशिश ऐसी होनी चाहिए कि हमें रटने पर कम से कम जोर देना पड़े, कम से कम बल लगे हमारा रटने के ऊपर और ज़्यादा से ज़्यादा फोकस हो समझने के ऊपर घटनाक्रम। और वो तब हो सकता है जब आप किसी भी घटनाक्रम को एक सही ट्रैक के हिसाब से पढ़ो, यानी कि क्रोनोलॉजी के हिसाब से पढ़ो। जैसे मैंने कहा कि कोई ए वाक्य है वो किसी तारीख को हुआ, तो जो बी वाक्य आएगा ना, कोई बी घटनाक्रम आएगा ना, उसका ए से कोई कोरिलेशन निकालो। हर अगली घटना का पिछली वाली से कुछ ना कुछ संबंध होता है। इतिहास में अगर आप ये करना सीख गए कि हर पिछली घटना का किसी अगली घटना से संबंध है, तो इतिहास को समझने में आसानी हो जाती है। इवन बहुत सारी चीज़ें ना रटने में आपको आराम हो जाता है, ज़्यादा आपको भागना नहीं पड़ता रटने में। मॉडर्न में ऐसा बहुत दिखाई देगा। मॉडर्न में तो लगभग हर चीज़ एक दूसरे से घटित होते हुए दिखाई देगी। सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है मिडेवल हिस्ट्री में, क्योंकि मिडेवल में क्या है कि जैसे तारीखें तो फिक्स है, तारीखों तक तो दिक्कत नहीं आती, फिक्स है। दिक्कत आती है कि उनमें जो राजा, जिस राजा का शासन था, उसमें जो राजा और राजा का जो शासन था, वो राजा के नाम इतने अटपटे हैं, क्योंकि सब इस्लाम का साम्राज्य है उस समय, इस्लामी शासकों का, वो उनके नाम इतने अटपटे हैं कि वो याद नहीं होते हैं। सबके एक जैसे नाम लगभग होते हैं और कन्फ्यूजन आता कि कौन कहाँ था। हालांकि ये अच्छा हुआ कि गवर्नमेंट ने कुछ हद तक मुग़ल शासन को कम किया है, पढ़ने खास करके दिल्ली सल्तनत हटाई दी है सिलेबस से। तो इसका एक मतलब ये भी निकलता है कि आप चाहो तो मिडिएवल को कुछ हद तक स्किप कर सकते हो, है ना। आपको अगर इतिहास पढ़ना है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से, आप एंशिएंट पढ़ लो, मॉडर्न पढ़ दो, छोड़ दो, आपका काम हो जाएगा, परीक्षा में नंबर आपके आ जाएंगे, क्योंकि मिडिएवल उतना नहीं आना है। और पहले भी मैं आपको बताऊं, मिडिएवल आज से 15 साल पहले बहुत आता था, पीसीएस वालों का फेवरेट पार्ट होता था, बहुत पूछा करते थे। लेकिन मैं पिछले 15 सालों से रेगुलरली अगर आप पेपर्स को देखोगे, ओल्ड पेपर्स को, हर एग्ज़ाम में उसका वेटेज ना लगातार घटाते गए। आजकल क्या पूछ रहे हैं वो, आजकल को रिलेटेड जीएस पूछी जाती है। मतलब कोई एंशिएंट हिस्ट्री में घटनाक्रम हुआ और अभी रिसेंटली कोई घटनाक्रम हो गया, उन दोनों को कनेक्ट करके तीसरी बात पूछेगा। इसलिए तुमको लगता है कि क्वेश्चन बिल्कुल नया बनाया है, कुछ अजीब सा बनाया है, लेकिन वो अजीब सा नहीं होता। वो उस क्वेश्चन के माध्यम से इतिहास भी पूछते हैं, वर्तमान भी पूछते हैं, और इतिहास और वर्तमान निकाल करके जो एक खिचड़ी पका देते हैं ना, वो लड़कों को समझना बहुत कठिन होती है। जीएस इसीलिए टफ होती जा रही है दिन प्रतिदिन, है ना। उसमें यही चीज़ है, वो को रिलेटेड जीएस पूछ रहे हैं, वर्तमान घटनाक्रम को इतिहास के साथ जोड़ करके देख रहे हैं, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट इशूज़ हैं जो आज की डेट में डील होने चाहिए, चर्चा में। ठीक, इतिहास का मतलब अगर समझ में आ गया तो थोड़ा सा इतिहास का क्षेत्र और समझ लेते हैं कि इतिहास का क्षेत्र कितना बड़ा है, कितना विस्तृत है, और इतिहास की असल में शुरुआत कैसे होती है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले यहाँ समझना पड़ेगा इतिहास का भी इतिहास, है ना, कि
हाँ सही बात है, इतिहास का भी इतिहास में इतिहास विषय है और उसका इतिहास उसकी हिस्ट्री है ना, दोनों में फर्क है। तो हमें इतिहास का भी इतिहास फाइनली समझना है। हमारे पास इतिहास पढ़ने के 3 तरीके हैं। हम जब भी इतिहास पढ़ते हैं तो उसको 3 अलग अलग हिस्सों में बांट करके पढ़ते हैं। इतिहास में सबसे पहली बात तो जो ट्रांजिशन फेज है किसी एक, जैसे मान लो एंशियंट है, एंशियंट का कालखंड है, उसके बाद हम मिडेवल पर आ गए। तो एंशियंट से मिडेवल पर जब भी हम स्विच करते हैं, जब भी हम चेंज करते हैं, तो वो चेंज यूनिक नहीं है, वो चेंज यूनिक नहीं है। आप ये नहीं कह सकते हो इस तारीख इस दिनांक से ही सब कुछ बदला, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। तुम आज एंशियंट में सो रहे हो, कल को नींद खुले तो मिडेवल शुरू हो गया, ऐसा कभी हो सकता है बताओ? पता चले मिडेवल में सोए, अगले दिन उठे क्रांति शुरू होगी सुबह सुबह, ऐसा कभी नहीं होता। हम लोग इतिहास में जब कहते हैं कि इस तारीख से मॉडर्न स्टार्ट हो रहा है, इस कालखंड से एंशियंट, ऐसा कुछ नहीं। हम लोग सिर्फ अंदाज़ा लगाते हैं कि घटनाक्रम में जिस तरीके का बदलाव हो रहा है, लोगों की सोच में जिस तरीके का बदलाव आ रहा है, वो संकेत हमको देते हैं। हम लोग आज भी जिस युग में रह रहे हैं, हम लोग अभी डेफिनेटली नहीं कह सकते किस युग में, लेकिन आज से 50 साल बाद जरूर कह सकते हैं कि हम किस युग में रह रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारा पिछला दौर, मैं खुद एक ट्रांजिशन देख पाता हूँ हमारी सोसाइटी में, 2010 के पीछे का और 2010 के बाद का। 2010 के पीछे की जो लाइफ थी उसमें लोग यूट्यूब नहीं जानते थे, लोग फेसबुक नहीं जानते थे, लोग इंटरनेट नहीं जानते थे, लोग एंड्रॉयड नहीं जानते थे, लोगों को डिजिटली कुछ नहीं आता था, हर चीज़ पेपर वर्क पे होती थी। कोई नहीं सोचा था कि डिजिटल मुद्रा हो जाएगी, हाथ पे ऐसा क्लिक करेंगे पैसा फट से खाते से उड़ जाएगा। तो हम लोग को ये एक ट्रांजिशन फेज चेंज होता हुआ दिखाई देगा कि यार मैं जब 2010 में था तो बाहर खेलता था, लोगों के साथ बैठता था पुलिया के नीचे, नहीं इस टाइप की पहले होती थी चीज़ें कि नहर पे गए वहीं बैठे हैं दोस्तों के साथ, है ना, गप्पे लड़ा रहे हैं, है ना, ये होता था। आजकल सब मोबाइल से ही गप्पे लड़ा रहे हैं, एक ग्रुप बना लिया उसी में वीडियो कॉल में लगे पड़े हैं, नहीं फ़ोन पे ही मैसेज से ही खुश हो ले रहे हैं, कमरे ही बैठे हैं, बस 2 चीज़ों को कष्ट दे रहे हैं, एक तो अपनी उंगलियों को और अपनी आँखों, बाकी सारा काम मोबाइल कर देगा घर बैठे। कम्युनिकेशन बहुत फास्ट हुआ, रिलेशंस बहुत ख़राब हुए, लोग घर को टाइम नहीं दे पा रहे। पिताजी दिन भर ड्यूटी पे रहे, शाम को आए, आजकल के मॉडर्न पिताजी की बात कर रहा हूँ, आए तो अपने मोबाइल में लगे हैं। बच्चे क्या कर रहे हैं पता नहीं, बच्चे भी अपने मोबाइल में लगे हुए हैं, उनको अपने मोबाइल से फुर्सत नहीं, पिताजी को अपने से नहीं। दोनों में क्या कोरिलेशन है फ्यूचर बताएगा। आज के 20 साल बाद पता चलेगा कि बाप और बेटे के बीच में कैसा रिश्ता है। लड़का पूछेगा बाप तुम ही थे कि कोई और था। और ये एक किस्म का हिस्टोरिकल ट्रांजिशन फेज है। हम लोग जिस दौर को जी रहे हैं ये हिस्टोरिकल ट्रांजिशन फेज है, जिसमें हमने एक इतिहास को नए इतिहास में बदला है। वो मॉडर्न था, अब हम लोग मॉडर्न प्रो की ओर बढ़ रहे हैं। हिस्ट्री के हिसाब से अगर मैं अपने हिसाब से अगर इसको चेंज करूं, 2010 के पहले की मॉडर्न हिस्ट्री है, लेकिन 2010 के बाद की जो हिस्ट्री है ना वो मॉडर्न प्रो है, या मॉडर्न एडवांस मॉडर्न कह सकते हो, अपने हिसाब से आप कह सकते हो। जैसे फिजिक्स आई थी ना, तो पहले सिर्फ फिजिक्स आई थी, उसके बाद एडवांस भी आती है ना, हाँ, तो वो भी थोड़ी सी चेंज हुई। ऐसे ही कुछ चेंज हो रहा है हिस्ट्री भी। हिस्ट्री अपने आप में ट्रांजिशन करती रहती है, हिस्ट्री कब बदल जाती है पता नहीं चलता। आज हम लोग कह रहे हैं कि 2010 में इतिहास बदला है थोड़ा सा, क्योंकि ह्यूमन ने अपना बिहेवियर बदला, अपने रहने का ढंग बदला, हम लोग बहुत कुछ बदल चुके हैं भाई, पता नहीं चला, हमारा कल्चर तक बदल गया है बहुत हद तक। पहले अलग तरीके से रहते थे, आज अलग तरीके से रहते हैं उसी घर में। पहले पिताजी कोई काम की कहते थे, कुछ सामान की कहते थे, तो जाके खुद झोला लेके लाते थे। आज क्या हो रहा है, ऑर्डर किए घर पे ही आ गए, पिताजी ने बोला नहीं कि घर से ऑर्डर करके घर पे ही मंगा लिया, कहीं गए ही नहीं करके। तो चीज़ें बदली हैं समय के साथ लोगों। अब देखो यहाँ पर जब हम इतिहास पढ़ेंगे तो इतिहास की जानकारी हमें किस आधार पर मिलेगी, इस आधार पर मिलेगी हमें या तो कुछ साहित्यिक साक्ष्य मिलेंगे। साहित्यिक साक्ष्य क्या होता है, जो भी जमीन पे पड़ा मिल गया, जैसे मान लो कोई कपड़ा मिल गया, है ना, कोई पत्थर मिल गया, कोई मूर्ति मिल गई, है ना,
कोई शिलालेख मिल गया, कुछ भी मिल सकता है, हड्डियाँ मिल गया, कुछ औजार मिल गए, कुछ अलग से। हम वस्तुएं देख करके जो भी भौतिक वस्तु हमारे आसपास है उस हिसाब से कॉमन सेंस से एक अंदाजा लगाते हैं कि उस समय के लोग कैसे रहते होंगे। अंदाजे ही तो लगाते हैं कि उस समय के लोग किस तरीके से रहते होंगे। साहित्यिक साक्ष्य के अलावा हमारी ये साक्ष्य की बात हो रही है, यहाँ पर एक सिर्फ साहित्य की भी ऐतिहासिक साक्ष्य है, ऐतिहासिक। और यहाँ पर हो गया साहित्य। साहित्य का मतलब क्या है? हम लोग जो लिखते पढ़ते हैं, देखो छोटा सा बच्चा भी होगा ना, वो दीवारों पे कुछ ना कुछ लिखता रहता है ना। तो इंसान चाहे किसी भी कालखंड का क्यों ना हो, छोड़ के गया होगा अपने कदमों पे, कुछ तो सबूत छोड़ के गया होगा हमारे लिए। तो हम क्या करते हैं, साहित्य के माध्यम से पता करने की कोशिश करते हैं कि क्या कोई टेक्स्ट हमको मिला है। टेक्स्ट का मतलब है कुछ लिखा हुआ, है ना, कुछ टेक्स्ट हमको मिला है। टेक्स्ट नहीं मिला होगा, ज़्यादा पढ़ गया होगा इंसान तो पूरी की पूरी नोवेल टाइप की कुछ किताब मिल गई होगी, कोई ग्रंथ मिल गया होगा, या तो कुछ एक आध शब्द मिले होंगे, शब्द नहीं मिला होगा, पूरी किताब मिल गई होगी। ये ऐसे सोर्स होंगे जिनमें उस समय के घटनाक्रम लिखे होंगे, उस समय लिखने का स्टाइल पता चला होगा, कल्चर के बारे में पता चल सकता है, किस चीज़ पर लिख रहे हैं, किस चीज़ से लिख रहे हैं, ये चीज़ पता चल सकती है। और इसके ज़रिए कहीं ना कहीं हम इतिहास में एक अनुमान लगा सकते हैं, इतिहास में एक अनुमान लगा सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य है हमें इतिहास की जानकारी कई तरीके से मिल सकती है। तो इतिहास की हमें जानकारियाँ अलग अलग सोर्सेज से मिलेंगी, और यही कारण है कि हमने इतिहास को जिस तरीके की सूचनाएं मिली, जिस तरीके की जानकारियाँ मिली, जिस तरीके के हमें हिस्टोरिकल एविडेंस मिले, साहित्यिक साक्ष्य मिले, उसी हिसाब से हमने हिस्ट्री को मोटे तौर पर 3 बड़े हिस्सों में बांटा। ठीक है, तो हिस्ट्री को 3 मोटे हिस्सों पर जब बांटा गया तो हमें क्या मिला वो सब। हिस्ट्री को जब हमने 3 मोटे हिस्सों में बांटा तो सबसे पहला कालखंड कहा जाता है प्रागैतिहासिक का। इसको प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है, प्रागैतिहासिक काल। ठीक। दूसरा कालखंड जो होता है उसको हम लोग कहते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। ठीक है, और इसको कहते हैं ऐतिहासिक काल। तो 3 तरीके के हिस्ट्री में आप डिवाइड देखेंगे, ये तीनों भी किसी न किसी आधार पर होंगे, है ना। कुछ तो बेसिस होगा इन तीनों में चेंज का, उस बेसिस को पहले समझते हैं। प्रागैतिहासिक काल वो काल है जिसमें हमें ये तो पता चला कि लोग पत्थरों का इस्तेमाल करते थे, हड्डियों का इस्तेमाल करते थे, लेकिन कोई किताब पढ़ने लिखने की सामग्री नहीं थी। समझ रहे हो? मतलब पढ़ना लिखना, अक्षरों का ज्ञान, ये सब तो नहीं पता था, भाषा का जरा सा भी अंदाज़ा नहीं था, लेकिन उनके सबूत ज़रूर मिले हैं, कुछ हिस्टोरिकल एविडेंस ज़रूर मिले हैं, जिसके बेसिस पे हम अनुमान लगा ले रहे हैं कि वो लोग हंटिंग करते होंगे, गैदरिंग करते होंगे, मतलब शिकार करते होंगे, मांस खाते होंगे, कच्चा मांस खाते होंगे, बाद में पता चला आग की खोज हो गई तो पक्का मांस खाते होंगे, जंगलों में रहते होंगे, हड्डियों के औजार बनाते थे, पत्थरों से छिलनी बनाते थे, उसी को हथौड़े के रूप में इस्तेमाल करते थे। लोहे की खोज नहीं हुई थी, वरना लोहे का औजार बना लेते, है ना। मेटल्स का ज्ञान नहीं था, सिर्फ काय का ज्ञान था, स्टोन, पत्थर। इसीलिए इस कालखंड को स्टोन एज भी कहेंगे, है ना। क्यों कहेंगे स्टोन एज? क्योंकि लोग सिर्फ पत्थर जानते हैं और कुछ नहीं जानते। लेकिन पत्थर जानते हैं, लेकिन पत्थर में भी एक चीज़ है, इंसान में हिस्टोरिकली ये देखा गया है कि वो इनोवेट करता रहा है।
आज का भी इंसान कर रहा है, तब का भी कर रहा है। शुरुआती जो पत्थर मिले वो बड़े मुथरे हुए थे, उनमें कोई शार्पनेस नहीं थी। बाद में देखा कि थोड़ा सा उनमें सुधार हुआ, और बहुत बाद में देखा तो बहुत पहने औजार ब्लेड की भांति और छोटे माइक्रो लेवल के लोग बनाने लगे। पत्थर से ही तीनों किस्म की चीज़ें वैरायटी मिली है। एक बहुत ही खराब किस्म का औजार, एक थोड़ा सा सुधार वाला, और एक जो बहुत शार्प था एकदम आज के ब्लेड की भांति। ऐसे औजार भी लोगों ने बनाए। तो स्टोन एज में भी इनोवेशन लगातार चल रहा था। यानी कि एक शब्द में कहूँ तो प्रागैतिहासिक काल वो काल है जिसके साहित्यिक स्रोत नहीं है। साहित्य का मतलब हो गया लेखन। लेखन मतलब कहीं लिखा हुआ टेक्स्ट के स्रोत नहीं है। हमें लेखन के सोर्सेस, लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। ये कह सकते हो लेखन या लिखित बोल सकते हो, ये साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। लेकिन हमारे पास पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध हैं। पुरातात्विक का मतलब होता है पुराने साक्ष्य। पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध है। हमारे पास पुरातात्विक साक्ष्य जो हैं वो उपलब्ध हैं हमारे पास प्रेजेंट। ठीक है, पुरातात्विक साक्ष्य का मतलब ये हो गया कि प्राचीन काल में, पुराने जमाने में जो भी तत्व उन्होंने इस्तेमाल किए, पुरातत्व। पुरातत्व का मतलब क्या है? पुरा मतलब पुराना, तत्व मतलब चाहे स्टोन हो या कुछ और तत्व जो वो जानते हैं, वो जो पुरातत्व है उसके साक्ष्य उपलब्ध है, उसके सबूत। साक्ष्य का मतलब क्या होता है? सबूत, एविडेंस। तो वो हमारे पास उपलब्ध है, और उनके आधार पर हम ह्यूमन के नेचर या उसके बारे में जानकारी जुटाते हैं। यानी कि हमारे पास जो जानकारी फिलहाल है वो सिर्फ इतनी है कि हम इन दो चीज़ों के बारे में जानते हैं, और इन्हीं दो चीज़ों के हिसाब से हमने देखा कि जो प्रागैतिहासिक काल है उसको पुनः 3 पार्ट में सब डिवाइडेड किया जा सकता है ना। पुनः हम इसको 3 अलग अलग काल में डिवाइड कर सकते हैं। अब डिवाइड हमने इस तरीके से किया क्योंकि हम जानते थे कि ये लोग जो है स्टोन का बड़ा यूज़ करते थे। स्टोन यानी कि पत्थर, और पत्थर के लिए एक शब्द इस्तेमाल होता है पाषाण। पाषाण इसका तत्सम शब्द है, पत्थर के साथ तद्भव शब्द है। कितना आता नहीं आता? हिंदी का है, मतलब जो ओरिजिनेट, जो मूल तरीके से ओरिजिनेट हुए, मतलब जब कोई चीज़ बनी पहली बार जैसी थी वो शब्द वैसे ही होता है, और जब वो बदल जाता है समय के साथ तो कहते हैं उसका उद्भव हो गया है या तद्भव है ना। तो तद्भव होने का मतलब है समय के साथ वो बदल जाएगा। ठीक है, तत्सम का मतलब है जैसा था वैसे ही है, तत्सम वैसा ही है ना। तो स्टोन और पत्थर, तो हमने क्या किया, चूंकि पाषाण काल है, अब हम इसको पाषाण काल भी तो कह सकते हैं। जब पत्थर का युग है तो इसी कालखंड को हम पाषाण काल अगर कह दें तो बताओ कोई दिक्कत किसी को? दिक्कत नहीं, पत्थर का युग है। आदमी जब पत्थर ही अकेला यूज़ कर रहा है तो पत्थर का युग है या पाषाण काल है, स्टोन एज, हम इसको स्टोन एज कह सकते हैं। लेकिन पत्थरों में भी क्या चेंज दिखाई दिया? क्रमिक रूप से एक इनोवेशन दिखाई दिया कि पहले अच्छी एक्यूरेसी के पत्थर नहीं थे या पत्थर के औजार नहीं थे। समय के साथ हमने देखा उसकी एक्यूरेसी बदली। समय के साथ हमने क्या देखा? उसकी एक्यूरेसी बदली, और हमने फ्यूचर में देखा तो और ज़्यादा शार्पनेस बढ़ी। तो हमने उन कालखंड को नोटिस किया। औजारों की डेट से हमने आजकल कार्बन डेटिंग मेथड वगैरह हैं जिनके ज़रिए हमें पता चल जाता है कि कोई वस्तु कितनी पुरानी है। तो हमने बाकायदा चेक किया, और उससे हमें पता चला कि जो पाषाण काल है इसको हम फिर से सब डिवाइड कर सकते हैं 3 और पार्ट। तो हमने इसको 3 और पार्ट में सब डिवाइड किया। ठीक, कैसे? सबसे पहला कालखंड कहलाता है पुरा पाषाण काल। क्या कहलाता है? पुरा पाषाण। पुरा का मतलब फिर हो गया बहुत ही पुराना। पाषाण काल, पाषाण मतलब पत्थर यानी कि स्टोन एज।
है ना, बहुत ही ओल्ड स्टोन एज है। ठीक। दूसरा है मिड स्टोन एज यानी कि मध्य पाषाण काल। ठीक है, मिड स्टोन एज मतलब यहाँ पर बहुत खराब क्वालिटी के औजार बनाते होंगे। मतलब उनसे कहो कि भैया छेनी चाहिए तो छेनी ऐसी होगी कि उससे कुछ छिलने वाला नहीं। चाकू मांग लो, मतलब उस दौर में चाकू तो नहीं था, मतलब पत्थर का ही चाकू रहा होगा। चाकू मांग लो तो ऐसा होता होगा कि किसी का गला काटो तो वो भी ना कर पाए। इतना खराब क्वालिटी के थे, शार्पनेस नहीं। टाइम के साथ मध्य पाषाण काल आया तो उनमें शार्पनेस में थोड़ा सुधार हुआ। शार्पनेस जब वो कर रहे थे ना, घिस रहे थे, धीरे धीरे घिस रहे थे बैठे बैठे, किसी के में चिंगारी निकल पड़ी। चिंगारी निकल पड़ी तो रोज निकलती तो नकारे ऐसी तो रोज निकलती। उनको ये नहीं पता चिंगारी आ गई है, उनको पता ही नहीं था। लेकिन किसी दिन छप्पर अप्पर के पास कहीं बैठ करके ऐसे ऐसे घिस रहा होगा एक बंदा, घिसते ही घिसते चिंगारी निकली, छप्पर में आग लग गई। आग लग गई, चारों तरफ फैले। उसने कहा यार ये तो कोई नई चीज़ है, कुछ खोज हो गई। उनको पता चल गया पत्थर से तो आग भी लग जाती है, और आग में ही हो सकता है कमरे के अंदर बकरियाँ रखी हों या कोई जानवर बना रहा हो, पक गया हो तो भुन गया हो, निकाला उन्होंने कहा तो रोस्टेड है, खा गए हो तो। क्योंकि उस दौर का आदमी तो मांसाहारी था, लेकिन शाकाहारी भी था, जंगल में फल फ्रूट मिलते थे, खाता था, उसको तो भोजन चाहिए कहीं से भी मिले। तो ऐसे करके उसने कहीं ना कहीं पकाना सीखा होगा, है ना, कि भाई पका के खाते हैं, ये चीज़ है। मध्य पाषाण काल के बाद अगला जो कालखंड आया वो है नव पाषाण काल। ये बिल्कुल कह सकते हो कि पत्थर से मेटल की ओर ट्रांजिशन करने वाला फेस है। यहाँ पर इंसान ने कहीं ना कहीं मेटल का इस्तेमाल भी स्टार्ट कर दिया होगा। स्टार्ट नहीं किया होगा खोज तो कर ही ली होगी, है ना। तो नव पाषाण काल में एक तो शार्पनेस बहुत बड़ी, और इधर मैक्रो स्टोन यूज हो रही थी, इधर माइक्रो स्टोन यूज हो रही है। ये अंतर समझ रहे हो। बड़ा पत्थर, यहाँ पर छोटा पत्थर। कहते हैं कि इस टाइम पे ना सुई तक थी पत्थर की। अंदाजा लगा लो पत्थर की सुई कितना हैवी शार्पनेस रही होगी उसकी, है ना, बहुत शार्प रही होगी, नो डाउट। कपड़े भी सिलते थे, ऐसी बात नहीं है। अब कपड़े बोरे की तरह सिलते होंगे, ये अलग बात है। अब ये जो कालखंड दिख रहा है, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ये मैं डिटेल में लिखाऊंगा, डिटेल्ड में लिखाऊंगा, टेंशन मत लेना। इसमें किस तरीके के लोग था, कैसे काम करते थे, क्या क्या घटनाक्रम है, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो सारे लिखाएंगे। तो अब इनका कालखंड और लेके देखो। ये पूरा पाषाण का कालखंड है, प्रारंभ से 10,000 BC, प्रारंभ से 10,000 BC, और दूसरा वाला है 10,000 से 5500 BC, और तीसरा वाला है 5500 से 1500, 5500 से 3000। हालांकि मेरे हिसाब से 3000 नहीं होगा, बल्कि ये 5500 क्या नव पाषाण काल अपने आप में आद्य ऐतिहासिक काल ही है। अभी हम आगे बताएंगे कैसे, लेकिन ट्रांजिशन फेज है। कोई चीज़ एक बार में तो होती नहीं। मैंने कहा ना, इतिहास एक दिन में एक रात में तो बदलता नहीं है। कुछ घटनाक्रम उसमें नव पाषाण जैसे भी लगते हैं, कुछ घटनाक्रम उसमें आद्य पाषाण काल जैसे। तो ट्रांजिशन फेज इसको कह सकते हो। तो हमने अभी तक जो पढ़ा वो इतना हिस्सा पढ़ लिया इतिहास में। ट्री डायग्राम का एक हिस्सा हमने कवर किया, जिसमें हमने क्या बताया कि प्रागैतिहासिक काल मतलब वो कालखंड जहाँ पर कोई साहित्यिक स्रोत हमें नहीं मिला, कोई लेखनी नहीं मिली है, लेकिन हमें वहाँ के पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं, है ना। कुछ वस्तुएं मिली हैं, कुछ औजार मिले हैं, जिसके आधार पर हम उस दौर के लोगों के बारे में जान सकते हैं। और जब हमने उसका और डिटेल्ड में अध्ययन किया तो वो जो पत्थर का काल था, पाषाण काल था, उसको हमने 3 पार्ट में सब डिवाइड किया। एक था पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। 3 पार्ट में इसको ठीक। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, जिसको हम कहते हैं आद्य ऐतिहासिक काल।
शुरू करें। आद्य ऐतिहासिक काल को समझते हैं। दूसरे हिस्से पर आते हैं और समझते हैं कि आद्य ऐतिहासिक काल क्या है। आद्य ऐतिहासिक काल में एक चेंज आएगा। चेंज ये आएगा कि लोग लिख तो रहे होंगे, हमें लिखने के साक्ष्य मिलेंगे कि लोग कुछ लिख रहे हैं, कुछ लिखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम तुम लोग ना उनके लिए अनपढ़ रहे, हम आज भी उनको पढ़ नहीं पाए। वो ज़्यादा पढ़े लिखे थे, हम लोग आज दिन तक उनको पढ़ ही नहीं पाए। वो लिख के तो गए हैं, लेकिन हम तुम आज दिन तक उसको पढ़ नहीं पाए। ऐसा जो कालखंड है वो है आद्य ऐतिहासिक काल, ठीक है ना। इसमें क्या बड़ा काम हुआ होगा कि लिखित स्रोत उपलब्ध है, परंतु उन्हें पढ़ा नहीं जा सका है। हमारे पास लिखित स्रोत तो हैं, लेकिन हम आज दिन तक उनको पढ़ने में कामयाब नहीं हुए कि क्या लिख के गए। हमारे लिए वो आज भी काला अक्षर बराबर ही है। तो लिखित स्रोत तो उपलब्ध हैं, परंतु उनको पढ़ा नहीं जा सका है। आज भी उनकी जो स्क्रिप्ट है वो कोई नहीं पढ़ पाया, उनकी लिपि कहीं ना कहीं पढ़ नहीं सकते। लेकिन सीधी सी बात है कि जो पुरातात्विक साक्ष्य हैं वो तो इनके भी मिले ही है ना। तो पुरातात्विक साक्ष्य तो हर जगह मिल जाते हैं, वो कोई बड़ा मैटर नहीं है। बड़ा मैटर ये है कि कुछ लिखा पढ़ा है कि नहीं। अब भाई लिखा पढ़ा अगर पढ़ लेते तो तुरंत पता चल जाता कहना क्या चाह रहा अगला आदमी। उनके दौर की साइंस सब टेक्नोलॉजी सब समझ में आती, लेकिन नहीं पता आज के आदमी को क्या करें। हड़प्पा सभ्यता में जो शहर मिला, जो नगर मिला, जो सिटी मिली, उस पैटर्न पर इंडिया में आज दिन तक मात्र एक सिटी बन पाई उतनी मॉडर्न, वो है चंडीगढ़, और कोई नहीं बन पाई। इतना वेल डिज़ाइंड सिटी थी, इतनी पुख्ता तरीके से डिज़ाइंड सिटी थी। सोचो अंडरग्राउंड वाटर जो ड्रेनेज सिस्टम है वो वहाँ पे मिला है। हमारे आज के अभी पानी भर गया, अभी जाना पड़ेगा चौराहे से, पता चलेगा कि बोट लेके आते घर से। हम तो कहते हैं बाइक विद बोट कुछ इनोवेशन कर देना चाहिए लोगों को कि बाइक लेके चले, रास्ते में अगर मिल जाए बोट वाला तो बोट बन जाए। ये सिर्फ इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि इस दौर के लोगों के पास पानी निकासी की व्यवस्था इतनी अच्छी थी कि 5000 साल बाद भी आज का इंसान नहीं सुधर पा रहा। ये 5000 साल पहले वाले ज़्यादा अच्छे थे, हम सब नालायक हैं, ये फिर भी अच्छे थे। अब इनके पास कौन सी तकनीक थी, कौन इनका सिविल इंजीनियर होता था जो बताता था। सोचो उस टाइम हर घर में स्विमिंग पूल होता था। यहाँ बताओ हम लोग एक बाथरूम बनवाने में कष्ट हो जा रहा है। शौचालय मोदी जी ने बनवा दी, वरना वो भी नहीं थे, उसके लिए भी लोटा पार्टी करते थे। होता था कि नहीं? उस जमाने में बता रहे 5000 साल पहले हर घर में शौचालय। हालांकि एक मूर्ति भी मिली है जो डिप्टू मोदी जी जैसी दिखती है। सच्चाई बता रहे हैं, मजाक नहीं कर रहे हैं, दिखाएंगे किसी दिन, है ना। वो फोटो भी दिखाएंगे। इस समय जब हम कह रहे हैं कि हमने चीज़ों को नहीं पढ़ पाया है, उसमें 2 इम्पॉर्टेंट जो घटनाएं हैं वो बड़ी इम्पॉर्टेंट है जो हमें जानना चाहिए। इसमें से मैं चर्चा भी लगातार कर रहा हूँ। एक तो हड़प्पा सभ्यता ऐसी चीज़ है जहाँ पर हमें लिखी हुई चीज़ें तो मिली, लेकिन हम आज दिन तक उनको पढ़ नहीं पाए। लिखी हुई चीज़ें तो मिली हैं, लेकिन हम आज दिन तक पढ़ नहीं पाए।
ऐसे ही ज्ञान नॉलेज तो वैदिक काल में भी थी, बट वो बोलने के जरिए अगली पीढ़ी में ट्रांसफर होती थी, बोलने के जरिए अगली पीढ़ी में ट्रांसफर होती थी। लेकिन उस दौर के लोग क्या इसको लिखते भी थे, लिखते थे तो कैसे लिखते थे ये कोई नहीं जानता। ज़्यादातर लोग कहते हैं कि वैदिक काल में काम सब बोल के और सुन के ही होता था, रट्टा मारा जाता था और वही अगली पीढ़ी में ट्रांसफर किया जाता था। तो वैदिक काल जो है उसमें भी उस समय का लिखा हुआ कुछ नहीं मिला है ना, नॉलेज थी लेकिन तब भी लोगों को ज्ञान। तो हमें यहाँ पर दो कालखंड देखने पड़ेंगे, एक हड़प्पा का और एक वैदिक का। हड़प्पा का टाइम पीरियड सब जानते हो मेरे ख्याल से क्या है? हड़प्पा कब से कब तक चली ना, बोलो बोलो, तो लगभग हर बच्चा पढ़ लेता है। 2500 BC से 1500, कितने लोग हैं BC का मतलब जानते हैं? जानती हैं? मम्मी जानती हैं। और बिफोर नहीं, ये तो BC हो गया, BCE हो गया। हालांकि ये भी बोला जाता है, ऐसी बात नहीं है। और बिफोर क्राइस्ट, इसका पूरा नाम था बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, अभी समझा दूंगा क्या है वैदिक काल। वैदिक काल स्टार्ट होता है 1500 से और ख़त्म होता है 600 में। यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, 1500 से ये वाला जो कालखंड है ये सब डिवाइड होता है दो पार्ट में, उसको मत भूलना। वैदिक काल का जो पहला हिस्सा है वो कहलाता है ऋग वैदिक काल, और वो होता है बेटा 1500 से 1000 BC। और 1000 BC में जैसे ही लोहे की खोज होती है ना, वैसे ही स्टार्ट हो जाता है हमारा उत्तर वैदिक काल। इसका दूसरा हिस्सा जो होता है वो उत्तर वैदिक काल होता है। और उत्तर वैदिक काल जो हमारा स्टार्ट होता है 1000 BC से 600 BC तक है। लेकिन इस समय के जो लोग हैं वो थोड़े कर्मकांडी इंसान बन जाते हैं। कर्मकांडी मतलब समझते हो, बिगड़ जाते हैं। और इसलिए कहते हैं कि मतलब उन्होंने कलेश फैला रखा था सोसाइटी के अंदर, महिलाओं की इज्जत नहीं थी, है ना। तो कुल मिलाकर के ये टाइम ऐसा था, ये टाइम कुछ ऐसा था कि ऐसा लगा भगवान को, नहीं यार कलयुग ज़्यादा घोर बढ़ रहा है, ज़मीन पे अवतार लेना चाहिए। तो यहाँ पर इतना कलेश मचा रखा था कि भगवान जी को आना पड़ा भगवान बुद्ध के रूप में। और इस कालखंड के तुरंत बाद भगवान बुद्ध और महावीर जैन ये लोग आते हैं, फिर समाज को अच्छी शिक्षाएं देते हैं, कहते हैं ऐसे सुधरो, तुम बिगड़ गए हो, है ना, ये सब चीज़ें ज्ञान वगैरह बांटते हैं। और उसी समय साउथ में भी संगम युग वगैरह स्टार्ट होता है और फिर नए तरीके के साम्राज्य स्थापित होते हैं। फिर हम और अगले हिस्ट्री के ऐतिहासिक कालखंड की ओर बढ़ जाएंगे। यहाँ तक समझ में आ रहा है? अभी ये तीनों हिस्से हो जाने तो फिर एक साथ इनको समराइज करेंगे। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर। तीसरा हिस्सा है हमारा ऐतिहासिक काल। हिस्टोरिकल एरा। हिस्टोरिकल एरा जो है इसमें दोनों चीज़ें आपको मिलेंगी, लिखे हुए साक्ष्य भी मिलेंगे, साहित्य भी मिलेगा, आप पढ़ भी पाओगे, और साथ ही साथ पुरातात्विक साक्ष्य भी मिलेंगे। मतलब इतिहास को जानने के लिए आपके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, बस पढ़ो, देखो, जानो, आपको हर चीज़ उपलब्ध है। इस कालखंड में लगभग हर चीज़ उपलब्ध है। तो इसको हम लोग कहते हैं कि यहाँ पर आपको क्या है कि साहित्य उपलब्ध है और पढ़ा जा सकता है। इस दौर में साहित्य उपलब्ध भी है और हम आप पढ़ भी सकते हो। दूसरी चीज़ ये है कि पुरातात्विक साक्ष्य भी उपलब्ध है। ये ताजमहल पुरातात्विक साक्षी तो है, लाल किला पुरातात्विक साक्षी तो है। पुराने आपका गांव में अगर कोई पुराना घर है
बहुत पुराना। वो भी एक किस्म का पुरातात्विक साक्ष्य आपके लिए, इतिहास के लिए नहीं। हाँ भाई, पता चलेगा कि बताओ गांव में उस समय कच्चे घर बनते थे, है ना, उसके दरवाजे अलग तरीके के होते थे, है ना, घर के अंदर रोशनदान अलग किस्म के होते थे, दीवालों के बीच में इस तरीके की एक आकृति उकेरा करते थे लोग अक्सर, ऐसी मेहराब टाइप की चीज़ें होती थी। बड़े मेहराब जैसे गेट होते थे, छोटे मेहराब होते थे। इसमें हम लोग क्या करते थे, अपनी डब्बी रख देते थे, वो रोशनी देती थी, इसीलिए बनाई जाते थे ये, ताकि दीवारें काली ना हो। सिर्फ यही हो। अब अगर इस तरीके से इतिहास है तो फाइनली इसको हम फिर से सब डिवाइड करेंगे अलग अलग पार्ट। यही इतिहास सब डिवाइड होकर के हमारे को 3 टाइप बताएगा जिनके बारे में हमको डिटेल में पढ़ना है। एक बनेगा प्राचीन इतिहास, दूसरा बनेगा मध्यकालीन इतिहास, और तीसरा बनेगा हमारा आधुनिक इतिहास। बात समझ में आ गई? यहीं पर जब हमें सारी जानकारियां हैं तो हम प्राचीन भी लिख पा रहे हैं, मध्यकालीन भी लिख पा रहे हैं, आधुनिक भी लिख पा रहे हैं। सोचो ये टाइम फ्रेम बहुत बड़ा नहीं है। अभी मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे प्राचीन भारत का इतिहास 600 BC से 712 के बीच में है, लेकिन 712 ईस्वी के बाद इस्लाम का उदय होता है। इस्लाम के उदय के बाद चीज़ें बदलने लगती हैं वर्ल्ड के अंदर, और वहाँ से मिडिएवल स्टार्ट हो जाता है। और 712, कुछ लोग तो इसको 712 ना करके 1100 के आसपास बोलते हैं, मिडिएवल के स्टार्ट होने का टाइम। लेकिन वो मैं क्या कह रहा हूँ ना, कोई एक रात है ना, जिस तारीख से सब कुछ बदल गया। वो एक ट्रांजिशन फेज है, धीरे धीरे बदलता है ना। कुछ घटनाक्रम के आधार पर हम ये इतिहास रखते हैं। तो 712 से लेकर के 1707 ईस्वी तक सामान्यतः हम कहते हैं कि मध्यकालीन इतिहास है। ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि 1707 में औरंगजेब मर गया था, कहते हैं वहीं से मध्यकालीन इतिहास भी मर गया। क्यों? क्योंकि उसके बाद अंग्रेजों का प्रभुत्व होने लगा, है ना। इंडिया के रिस्पेक्ट में देखोगे तो अंग्रेजों का प्रभुत्व, ऐसा नहीं है 1707 से पहले आधुनिक आया ही नहीं था। आप देखो यूरोप में क्रांति हो चुकी थी, तो यूरोप के सेगमेंट के हिसाब से देखोगे तो आधुनिक इतिहास 600, 1600, 1400 में ही आ गया था। बल्कि वो तो विदेशी यात्राओं पर 1400 के बाद निकल लिए थे। तो अगर वैश्विक संदर्भ में आप देखोगे तो आधुनिक इतिहास तो 14 से ही स्टार्ट है। हम भारत का इतिहास चूंकि पढ़ रहे हैं तो भारत के हिसाब से देख रहे हैं, तो भारत के हिसाब से आधुनिक इतिहास थोड़ा लेट स्टार्ट होगा, जब अंग्रेज आ जाएंगे तब से। यहाँ औरंगजेब मर जाएगा तो मध्यकालीन इतिहास समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम आएंगे आधुनिक इतिहास पे। आधुनिक इतिहास 1964, 1707 से 1964 ईस्वी तक का लिखा जाएगा। 64 तक ही क्यों? 64 के आगे क्या हो गया? हम तो कह रहे हैं 1950 तक ही लिखते, संविधान लिख जाने देते, उसके बाद खत्म। और अगर 64 पे हमने इसको रोका है, इसका मतलब ये है कि 64 से अब तक का इतिहास क्या है? वही तो मैं कह रहा हूँ, वो एडवांस मॉडर्न था, प्रो मॉडर्न है। अभी फ्यूचर में इतिहास आएगा, ऐसी बात नहीं है नहीं आएगा, टाइम पे चेंज होके आता है। जब आज से 100 साल बाद लिखा जाएगा तो ये आगे की डेट का कालखंड, और उसकी हम लोग इसको आधुनिक काल बोल रहे हैं। आधुनिक के बाद आप एक चीज़ देखो, हम लोग उद्योग भी तो लगा रहे हैं। अब 1964 के बाद उद्योग भी तो लगा रहे हैं। तो अब हम इस इतिहास को औद्योगिक इतिहास लिख सकते हैं 2010 तक। 2010 के आगे का हम लोग डिजिटल इतिहास लिख सकते हैं, उसको नाम दे सकते हैं, क्योंकि फिर हर चीज़ डिजिटल हो रही है। तो हम लोग जिस चीज़ का ज़्यादा यूज़ करते हैं, इतिहास का नाम तो उसी हिसाब से हो रहा है ना। स्टोन एज, उसके बाद मेटल्स आए तो मेटल के हिसाब से एज आए,
जैसे कॉपर एज आई, ब्रॉन्ज एज आई, आयरन एज आई, इस तरीके से भी चेंज हो रहा है। तो ये सारे जो बदलाव हो रहे हैं ये हमारे यूज के हिसाब से हो रहे हैं। अब देखो पूरा इतिहास आपके सामने है। शुरू करें, बिल्कुल शुरू से, है ना, बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। चलिए, सबसे पहले शुरू करते हैं प्रागैतिहासिक काल, है ना, प्रागैतिहासिक काल, ठीक है, प्री हिस्टोरिक पीरियड बोलते हैं इसको हम लोग। प्रागैतिहासिक काल की चर्चा करते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया प्रागैतिहासिक काल वो काल है जिसकी कोई लिखित जानकारी है ही नहीं, कोई रिटन स्क्रिप्ट नहीं है, कोई लिपि नहीं है, कोई काला अक्षर ही नहीं है। वैसे दूर की बात, काले ही अक्षर नहीं है। तो जब जानकारी नहीं है तो जानकारी हमने कैसे जुटाई होगी? तो पुरातात्विक स्रोतों के जरिए जुटाई होगी, पुरातात्विक साक्ष्यों के जरिए जुटाई होगी। अब उन साक्ष्यों में सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो सकता है? उस समय की कुल्हाड़ी, उस समय की छिलनी, उस समय का हथौड़ा, यही सब तो होंगे। उस समय का पत्थर, पत्थर से बना कोई औजार, यही सब चीज़ें हैं। और यही कारण है कि हमने इस पूरे कालखंड को स्टोन एज बोला, पाषाण काल। और फिर उस पाषाण काल को 3 बड़े बड़े हिस्सों में हमने सब डिवाइड किया था। पहला हिस्सा हमने क्या बोला था? पुरा पाषाण काल। उसके बाद में क्या आया? मध्य पाषाण काल। और उसके बाद कौन सा आता है? तो पुरा पाषाण काल जो है, हम जब इतिहास पढ़ते हैं तो इसको भी 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। मतलब प्राचीन का भी और प्राचीन है, मतलब इसको भी हम 3 और पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। जैसे एक है निम्न पुरा पाषाण काल, एक है मध्य पुरा पाषाण काल, और एक है उच्च पुरा पाषाण काल। और अलग अलग लक्षण है, ऐसी बात नहीं है लक्षण नहीं है, अलग अलग लक्षण है। लक्षणों के हिसाब से होगा। तो सबसे पहले हम जिस चीज़ को पढ़ने वाले हैं वो चीज़ है हमारा पुरा पाषाण काल। बढ़िया सी हेडिंग डालो, पुरा पाषाण काल। अंग्रेजी में इसको कहते हैं पैलियोलिथिक पीरियड। लिखो, इसमें भी सबसे पहली हेडिंग हमें पढ़नी है पुरा पाषाण काल, जिसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं पैलियोलिथिक। पैलियोलिथिक। तो सुनो भैया इस कालखंड के बारे में। अगर मैं आपसे कहूँ कि पूरी पृथ्वी अंटार्कटिका जैसी है, कैसी? अंटार्कटिका जैसी, चारों तरफ बर्फबारी है, बर्फ ही बर्फ है, और उसी में इंसान रह रहा है, बर्फ में। तो इंसान कैसे रह रहा होगा, क्या कर रहा होगा, कैसे जीवन जी रहा होगा, आप अंदाजा लगा सकते हैं। क्या बर्फीले मौसम में पौधे ज़्यादा होते हैं? नहीं। क्या फ्रूट्स उपलब्ध हो सकते हैं? बहुत रेयरली, है ना, कम ही होंगे। क्या जानवर होंगे? जानवर तो होंगे, जानवर तो हर स्थिति के हिसाब से है। क्या लोगों के पास घर होगा? कैसा होगा? इग्लू टाइप का होगा। आज भी अगर आप जाओगे नॉर्वे में, स्वीडन में, फिनलैंड में, तो उधर भी बर्फीला माहौल होता है। उधर इग्लू जैसे घर होते हैं, मतलब
बर्फ के अंदर गुफा टाइप की बनाई होती है उन्होंने। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि बर्फ के अंदर जब आप गुफा बना ले तो ज़मीन के अंदर की जो हीट है और बाहर से वो जो सील्ड है बर्फ की, वो कहीं ना कहीं टेम्परेचर अंदर का बाहर नहीं आने देती है, बाहर का अंदर नहीं आने देती है, और वो थोड़ा सा बाहर से हल्की सी गर्म अंदर, क्योंकि आप खोदोगे पृथ्वी की अपनी गर्मी है, आप सब जानते हैं, तो उसका यूज़ हम लोग करते हैं खोद कर। बाहर कितनी भी बर्फ गिर जाए अंदर उतना समझ में नहीं आएगा। सीधी सी बात है, इस दौर के लोग भी गुफा बना करके उसके अंदर रहते होंगे। क्यों? क्योंकि ये जिस दौर की बात हम कर रहे हैं उस दौर के इंसान आइस एज में रहते थे। आइस एज थी अर्थ की। अर्थ में कहते हैं आइस एज आती है, कभी भी आती है, कोई पता नहीं कब आ जाए, तो अगले 20 साल बाद आ जाए, कोई भरोसा नहीं। आइस एज आने का मतलब है पूरी पृथ्वी बर्फ से गिर जाएगी, टेम्परेचर सडनली डाउन होगा, आज का जीवन किसी तरीके से ख़त्म होगा और नए किस्म से नए तरीके से पृथ्वी खुद को रिफ्रेश करके नए जीवन को फिर से पैदा करती है। पृथ्वी में लाइफ का एक चक्र है जिसको वो रेगुलरली मूव ऑन करती है। जैसे पिछली आइस एज से ठीक पहले का जो कालखंड था उसमें आप सबने डायनासोर का नाम सुना होगा। उस समय का प्रमुख जीव था डायनासोर, इंसान था ही नहीं। इंसान के हमारे जैसे छोटे जानवर थे ही नहीं। अब तुम कहोगे मुझको जानवर क्यों कह दिया? हम लोग एनिमेलिया ग्रुप के ही है, बायोलॉजी अगर पढ़ा होगा तो हम लोग एनिमेलिया ग्रुप के हैं और एक किस्म के जानवर ही। बस अंतर ये हो गया कि हम लोगों को जानवरों में सबसे ज़्यादा बुद्धि प्राप्त है, इसीलिए हम सर्वोच्च जानवर, उच्च स्तर के जानवर हैं जानवर ही, इसमें कोई शक नहीं है। जानवर तुमसे कुछ ज़्यादा अलग हरकतें थोड़ी करते, बस थोड़ा सा बुद्धिमत्ता की कमी है। हम तुम कपड़े पहनते हो, अच्छे दिखने की कोशिश करते हो, पढ़ने लिखने का प्रयास करते हो, हैं, लेकिन जानवरों में ये सब नहीं पाया जाता। हो सकता है कल को उनका भी इवोल्यूशन हो जाए। हम लोग भी पहले ऐसे ही थे, हाथ और पैर दोनों से चलते थे, हाथों का भी इस्तेमाल करता था इंसान। इंसान की पहले पूंछ भी हुआ करती थी, इंसान पानी में भी काफ़ी समय तक रह लेता था, इंसान कूदना जानता था एक पेड़ से दूसरे पेड़, सब हुआ। लेकिन समय के साथ क्या हुआ? इंसान जैसे एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूद रहा है तो इसलिए कूद रहा है क्योंकि वो ज़मीन में नहीं उतरना चाह रहा और उसको फल फ्रूट तो ऊपर ही मिल जाए, तो ऊपर वहीं बैठा, जैसे बंदर है वहीं भटक गया, एक पेड़ से दूसरे पेड़ वहीं उछल कूद मचा रहे। ज़मीन में क्यों नहीं जा रहा? ज़मीन वाले जानवर आएंगे परेशान करेंगे, शेर चीता जैसे, तो पेड़ पे वो सुरक्षित रहता था। समय के साथ उन्होंने क्या किया, कुछ बढ़िया चीज़ें हाथ लग गई उनके, तो उन्होंने कहा अब तो यार खाने पीने के लिए बाहर कहीं जाना नहीं, एक ही जगह बैठना, तो बढ़िया पैरों के सहारे बैठ गया, वहीं सब कुछ आ जा रहा है, खा जा रहा, आ जा रहा है। हाथों का यूज़ धीरे धीरे कम हुआ, ये कह सकते हैं, क्योंकि जब उछलना कूदना बंद कर दिया, ज़मीन पे कुछ चीज़ें मिलने लगी तो उछलना कूदना बंद कर दिया। कहते हैं जब पहली बार खेती बाड़ी की इंसान तो उसको लगा यार एक ही जगह पे सब कुछ मिल सकता है, एक ही जगह पे खेती करके अनाज हो जाएगा, वहीं के वहीं खा लेंगे, तो इधर उधर उछल कूद करनी ही नहीं है। इससे उसकी उछल कूद बंद हुई और उसने एक परमानेंट घर बनाया। पहले परमानेंट घर नहीं बनाया, टाइम टू टाइम चेंज करते थे। अब तुमसे कहा कि फलाने बंदर का घर कहाँ, तुम नहीं बता पाओगे, क्योंकि उसका घर एक जगह है ही, समय के हिसाब से जो इतने हिसाब से बदल लेता है। अब मान लो उसको ये समझ में आ जाए कि यार यहीं पे रोज़ खाना मिलना ही है पक्का, जैसे तुम्हारे घर का कुत्ता पाल, उसको पता है इस घर में इस जगह पे खाना हमको मिलना ही है, तो ठीक उस टाइम पे वहाँ मिलेगा। जैसे गाय है, अगर तुम उसको रोज़ रोटी खिलाने लगो तो ठीक उसी समय वो वहीं मिलेगी तुमको रोजाना, उसकी आदत में आ जाता है। इंसान के साथ भी यही हुआ। ऐसा नहीं बुद्धिमान गाय नहीं है, वो भी है, बट हम लोग थोड़ा सर्वोच्च वाले। तो उस समय भी यही हुआ कि जब इंसान ने एक ही जगह फसल कर ली तो वहीं का वहीं खा रहा है। अब उसको उछल कूद नहीं करनी तो हाथों का यूज़ खत्म, हाथों का यूज़ खत्म। अब दूसरी बात, कूदना नहीं है तो उसने आराम से कमर भी सीधी कर ली। पहले कमर थोड़ी टेढ़ी थी, धीरे धीरे कमर सीधी हुई।
शाकाहारी खाने लगा तो जो जबड़े थे, जो मांस फाड़ने के लिए होते थे, वो भी अब उतने मजबूत नहीं रहे, धीरे धीरे लुप्त होने लगे। जबड़े में सुधार आया, मुंह का स्कल्पचर बदला, इंसान का शरीर का बॉडी स्ट्रक्चर बदला, धीरे धीरे इंसान बदलने लगा। और दिस इज द पार्ट ऑफ इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन। ये बायो में पढ़ने को मिलेगा, इतिहास में। बायो में ह्यूमन के इवोल्यूशन का एक चैप्टर है, आप पढ़िएगा कभी डिटेल में। उसमें बताया गया कि ह्यूमन कैसे इवोल्यूएट हुआ है, कैसे खुद को ट्रांसफॉर्म किया है और आज भी कर रहा है। फ्यूचर में कैसा इंसान होगा ये भी बताया इतिहास में। हमारे साइंटिस्ट बता चुके हैं कि फ्यूचर का जो मनुष्य होगा उसके शरीर पर एक भी बाल नहीं होगा भाई, ये ऑलरेडी प्रेडिक्शन में आ चुका है ना। पहले आपको पता है कि जो इंसान होता था उसके शरीर में हर जगह बाल होता था, इवन शरीर फेस पे भी बाल होते थे इंसान। कब की बात कर रहा हूँ, इस एज की। बहुत बड़े बड़े बाल जैसे भालू के होते हैं, ऐसे होते थे। पता है क्यों होते थे? क्योंकि आइस एज में आज भी अगर किसी ठंडे स्थान के किसी जीव के पास जाओगे तो उसके बाल आपको बड़े ही मिलेंगे। भालू को देख लो, ठंडे इलाकों में पाया जाता है। इवन अपने यहाँ का डॉग देख लो, कुत्ता, और जाके मनाली वगैरह का देखा समझ में आ जाएगा, वहाँ के कुत्तों के बाल बहुत बड़े बड़े होते हैं। इवन बहुत सारे लोग तो ब्रीड वहाँ की लाते हैं, विदेशी ब्रीड, बड़े बड़े बालों वाले। तुमने देखा होगा अगर कोई पालतू रखा हो, वो एसी में ही बैठता है कुत्ता, गर्मी में रख दोगे 10 दिन में बीमार होकर मर जाएगा। बड़े बड़े जो लोग हैं वो वही कुत्ता पालते हैं, ढेर सारे हैवी बालों वाला। अब क्या है कि यहाँ पर गर्मी में उसको रखा, गर्मी में मर जाएगा। उसको बनाया गया भगवान ने ठंडे के मौसम के हिसाब से। इवोल्यूशन उसका तो होगा नहीं, पीढ़ी दर पीढ़ी धीरे धीरे होगा। तो ये चीज़ क्या है कि इंसानों पर भी लागू होती है। उस समय के इंसान के शरीर पे भी पूरे में बाल थे। क्यों? आइस एज थी। ठंड में इंसान कैसे सरवाइव करता अगर बाल नहीं होते? बाल उसको प्रोटेक्ट कर रहे थे नेचुरली आइस, बर्फ से, बाहर के इन्वायरमेंट से। तो एक तो सबसे बड़ी बात ये थी कि वह आखेटक व संग्राहक। अब इसका मतलब क्या है? आखेटक का मतलब होता है शिकारी, शिकार करता था। क्यों शिकार क्यों कर रहा है? भोजन के लिए। फ्रूट व्रूट तो है नहीं, ठंड है, पेड़ पौधे तो ज़्यादा है नहीं, तो मांस खा के जो जिंदा रहेगा। तो आखेटक शिकार करेगा। अब शिकार करने के बाद एक और काम कर रहा है, संग्राहक भी है। संग्रह मतलब एक जानवर मार लिया और मार करके स्टोर करके रख लिया। अब 10, 15, 20 दिन वहीं आराम से खाता रहेगा उसी को, और उसके बाद निकलेगा तब देखेगा क्या खाना है। अब वो संग्रह खराब नहीं हो रहा था, कैसे हो जाएगा? ऐसे है भाई, ठंडे मौसम में आप डेड बॉडी रख दो, 20-25 दिन उसका कुछ नहीं होगा, नहीं मेटाबॉलिज्म होगी नहीं उसमें। तो सीधी सी बात है, आखेटक के साथ इंसान संग्राहक होगा। आज के इंसान से कह दो यहाँ अपने जीवन में कि संग्रह कर लो, तो संग्रह करने के लिए फ्रीजर खरीदना पड़ेगा भाई साहब। घर में हम लोगों ने किसी ने फ्रीजर लगा रखा है, क्यों? ताकि दूध संग्रह करके रख लें, कल तक चल जाए, ताकि सब्जियां खराब ना हो, इसीलिए तो किया। लेकिन उस दौर में नेचुरली आइस एज थी, फ्रिज की जरूरत ही नहीं थी इंसान को, प्रकृति फ्रिज थी। तो क्या हो रहा था? इंसान संग्राहक बना घूम रहा था, और कहीं ना कहीं इंसान को बार बार निकलना नहीं पड़ता था शिकार के लिए। एक बार बड़ा शिकार कर लिया तो आराम से पूरा फैमिली खा रही है हफ्ते भर। छोटा शिकार हुआ तो बार बार जाना पड़ता, हालांकि बड़े ही करते थे। बड़ा शिकार करके ले आए, और उस समय झुंड में रहता था आदमी। लोगों ने 20-20, 25-25 लोगों के झुंड बना रखे थे। झुंड में रहने का एक फ़ायदा था कि बड़ा जानवर अगर हमला करता है तो उस पर कंट्रोल किया जा सकता है अपने भाले या औजारों के माध्यम से। ये चीज़ होती थी। यानी कि पहली बात तो ये कि आखेटक और संग्राहक थे। क्या ये लोग पशुपालक या कृषक रहे होंगे? नहीं, पशुपालन और कृषि नहीं जानते।
पशुपालन और कृषि नहीं जानते। कृषि जानते होते तो मॉडर्न कब के बन गए होते। कृषि तो हो ही नहीं सकता। रही बात पशुपालन की, जो पशुओं को मार के ही अपना भोजन बना रहे हैं, वो उनके दूसरे यूज़ के बारे में तो अनभिज्ञ रहे होंगे। उन्होंने कहा ये चीज़ तो बस मारने के लिए है, मांस खाने, तो निपटा दिए फटाफट। अच्छा, इंसान उस समय कच्चा मांस ही खाता था। ये कह सकते हो कि इंसान अपने आप में जानवर ही था उस समय, इसमें कोई शक नहीं है। भाई बड़े बड़े बाल हैं उसके, नहाने धोने से वास्ता रहा नहीं था। अब सर्दियों में क्या नहाए हो, ठंड में आज का इंसान न नहाता 10 दिन। उधर तो पूरी आइस एज है, 100 साल चल रही है, तो वो भी जानता है बदबू आनी नहीं, बदबू आती नहीं होगी इंसान में। पशुपालन और कृषि के बारे में नॉलेज थी ही नहीं। अच्छा, आग के बारे में नॉलेज थी क्या? आग का ज्ञान था? आग की खोज हो गई थी? आग की खोज हो गई? ये सही है। आग की खोज तो कर ली, क्योंकि पाषाण काल है ना, पत्थर तो घिस ही रहे, तो चिंगारी तो निकल रही है और वो मान रहे हैं चिंगारी है बस। नहीं, चिंगारी है बस। अब उसका यूज नहीं जान रहे तो क्या मतलब? भाई एक बात बताओ, हमारी तुम्हारी पीढ़ी प्रकाश को, सूर्य को कब से देख रही है? हम लोग सड़क पर निकाले, यार धूप बहुत है, धूप बहुत है, धूप तो जानते थे, लेकिन ये बहुत बाद में जान पाए कि तो फोटोवोल्टिक सेल, इससे करंट बनाया जा सकता है। आजकल तो हम इससे सोलर लाइट बना ले रहे हैं, नहीं, सोलर से बिजली बना ले रहे हैं। हमें ही तो नहीं पता है, हमारे आसपास था बट यूज नहीं जानते थे। अभी ऐसी ना जाने कितनी चीजें हैं जो हमारे आपके आसपास हैं, लेकिन हम लोग यूज ही नहीं जानते उसका। यही तो रिसर्च की जाती है। इस समय भी आग का ज्ञान था, परंतु इस्तेमाल नहीं जानते थे। बाद में इस्तेमाल करना सीख गए। जब सीख गए तो फिर क्या, फिर तो मटन चिकन बनाते थे, नहीं? फिर तो थोड़ा एवोल्यूशन हुआ इन लोगों में, सीधी सी बात है। अब इस कालखंड को हम लोग फिर से 3 अलग पार्ट में डिवाइड करते हैं, 3 अलग पार्ट में। तो पुरा पाषाण काल सब डिवाइडेड होता है 3 और पार्ट। ठीक, तो इसमें जो पहला नाम है वो है निम्न पुरा पाषाण काल। निम्न पुरा पाषाण। दूसरा है मध्य पुरा पाषाण काल, और तीसरा है उच्च पुरा पाषाण। निम्न पुरा पाषाण काल की संस्कृति को सोहन संस्कृति कहते हैं। इसको फलक संस्कृति कहते हैं। अच्छा, सोहन क्यों कहते हैं? एनी आइडिया किसी को? सोहन क्यों कहा जाता है? किसी को आइडिया? हाँ, नहीं पता? सोहन असल में एक नदी थी पाकिस्तान के इलाके में, सोहन नदी घाटी उसको कहते थे। तो उसके आसपास हमें इस टाइम की वस्तुएं मिली हैं ज़्यादातर, तो उसी से हमने इसको सोहन कल्चर बोल दिया। ठीक है, मतलब जैसी चीज़ें मिली हैं ना, उसी हिसाब से इसके कल्चर को नाम दिया गया है। और जैसे उच्च पुरा पाषाण काल जो है, इसको तक्षणी संस्कृति कहते हैं। तक्षणी का मतलब होता है माइक्रोलिथिक एज। मैंने कहा ना, ये मैक्रो पे काम हो रहा है, इधर जाके माइक्रो पे हम लोग आएंगे। तो तक्षणी मतलब छीलने वाली चीज़ें बनाने वाले औजार हमारे पास लगभग आने लगेंगे इस कालखंड में। औजारों का अंतर है, अलग अलग जगह पर हमें अलग अलग किस्म के औजार मिले हैं। जैसे चापर संस्कृति या सोहन, इसको चापर संस्कृति भी कहा जाता है। चापर, चापर मतलब समझते हो? चॉपर, चॉपिंग करना, शॉपिंग करना समझते हो?
क्या होता है चॉपिंग का मतलब? छीलना। जैसे नहीं आलू तुम चॉप करते हो, पील करना, हाँ वो पील भी कहते हैं, चॉपिंग भी कहते हैं, है ना। चॉपिंग मतलब खुरेदना एक तरीके से। हाँ हाँ हाँ, तो वो चॉप करना होता है। फलक का मतलब हो गया एज, एज कल्चर। एज मतलब किनारा। फलक किसको कहते हैं? एज को कहते हैं, है ना। तो वो एज का। तक्षणी का मतलब हो गया शार्पनेस वाला टाइम, ठीक है। तो तीनों टाइम पर तीनों अलग किस्म के औजार हमको मिलते हैं, ठीक है। तो ये संस्कृति के प्रमुख स्थल क्या है ये भी आ जाता है, तो उसके लिए एक टेबल बना के अलग से लिख लेंगे। फिलहाल तो इतना पहले लिख लो, तब हम आगे बढ़ें। ये है पूरा का पूरा प्रागैतिहासिक काल इन द सिंगल फ्रेम।